हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिपब्लिकन क्लासेस। एक बार फिर से रिपब्लिकन क्लासेस में आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है G20। हम जानेंगे कि ये G20 होता क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है और इसकी स्थापना से संबंधित अन्य बातों को भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये G20 होता क्या है। तो G20 विश्व के विभिन्न प्रभावशाली देशों का एक बहुपक्षीय आर्थिक फोरम है। इसमें यूरोपीय संघ के साथ साथ 19 अन्य देशों को शामिल किया गया है, इसीलिए इसे G20 कहा गया, मतलब ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। आगे चलते हैं तो इसकी स्थापना के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1999 की एशियाई आर्थिक संकट के बाद करी गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसकी स्थापना का उद्देश्य था वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। और इसके साथ ही साथ इसकी स्थापना के अन्य उद्देश्य ये था कि जो देश की 20 हमारे विश्व की जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन सबको एक मंच पर एकत्रित करना था, इसलिए भी G20 की स्थापना करी गई थी। और लगभग एक दशक के बाद जब 2008 में G20 की जो अध्यक्षता है वो अमेरिका ने करी, तब G20 समूह की बैठक को राष्ट्राध्यक्ष स्तर तक बढ़ा दिया गया था। अब आते हैं तो ये जानते हैं कि समय के साथ साथ इसमें क्या क्या जोड़ा गया। तो जो G20 का समूह है ये अपने एजेंडे को हर साल तैयार करता है और ये समकालीन जो परिस्थितियां होती हैं उसको इनमें शामिल करते जाता है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पोषण, पर्यटन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, ऊर्जा एवं प्रवास आदि जैसी समकालीन चुनौतियां भी इसमें शामिल करी गई थी। अब इसमें जानते हैं कि जो G20 हैं ये विश्व के कितना प्रतिनिधित्व करते हैं। तो G20 सदस्य देश विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार के 75%, वैश्विक आबादी के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसकी कार्यप्रणाली जान लेते हैं। तो सबसे प्रमुख बात जो G20 के बारे में जानने वाली है तो वो ये है कि ये एक समूह है, तो मतलब इसका कोई भी एक स्थायी मुख्यालय नहीं है। इसकी जो अध्यक्षता है ये प्रतिवर्ष सदस्य देश, जो इसके सदस्य देश हैं यूरोपियन संघ और जो 19 अन्य सदस्य देश हैं वो सब के बीच में हस्तांतरित होती रहती है। मतलब कभी कोई देश इसकी अध्यक्षता करता है तो कभी कोई देश इसकी अध्यक्षता करता है। जैसे कि 17वां जो शिखर सम्मेलन अभी हुआ उसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की, और इंडोनेशिया ने 18वां जो शिखर सम्मेलन होना है 2023 में उसकी अध्यक्षता भारत को सौंप दी। तो इसी प्रकार से हर साल सदस्य देशों के बीच मतलब हस्तांतरित होती रहती है। और G20 की अध्यक्षता करने वाला देश समकालीन वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप सदस्य देशों के साथ समन्वय के आधार पर वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो अब जान लेते हैं कि जो इसका भी शिखर सम्मेलन हुआ, तो इसका 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली शहर में आयोजित किया गया था। और जब ये शिखर सम्मेलन चल ही रहा था, इसके समापन के पूर्व ही इंडोनेशिया ने भारत को शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता सौंप दी। तो 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2023 में अब भारत के द्वारा किया जाएगा। तो ये भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि G20 का जो सम्मेलन है वो अब 2023 में भारत में आयोजित होगा। तो अब जान लेते हैं कि G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में किन प्रमुख बिंदुओं पर बात करी गई। तो इनमें पहला प्रमुख बिंदु था वैश्विक अर्थव्यवस्था। इस पर बात करी गई थी कि जो रूस यूक्रेन संघर्ष हुआ था और जो कोविड-19 महामारी उसके कारण जो वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत ही निचले स्तर पर आ गई थी। तो G20 के देशों ने कहा था कि जो राजकोषीय प्रयास किए जा रहे थे वो अस्थायी और लक्षित होने चाहिए। और साथ ही साथ G20 देशों ने मध्यम आय वाले देशों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बारे में भी चिंता व्यक्त करी थी और सभी लेनदारों के बोझ को साझा करने के महत्व पर भी इस सम्मेलन में बल दिया गया। और दूसरा था खाद्य सुरक्षा से संबंधित बात भी करी गई थी कि G20 देशों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों और तनावों से बढ़ी वैश्विक सुरक्षा की चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए भूखमरी और कुपोषण को रोकने के लिए, जो विकासशील देशों में मुख्य रूप से जो भूखमरी और कुपोषण उसको रोकने के लिए, और कृषि खाद्य प्रणालियों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ व लचीला बनाने की दिशा में G20 कृषि बाजार सुरक्षा प्रणाली, जिसे AMIS भी कहते हैं, जैसे मंचों के माध्यम से त्वरित कार्यवाही का आह्वान किया था। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान दिया गया था। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को
आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त करते हुए कि जलवायु परिवर्तन पर वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के प्रति अपने समर्थन को इन्होंने दोहराया था। इसके साथ ही साथ इस बैठक में के दौरान जो सदस्य देश शामिल थे, जैसे यूएसए, जापान, इन लोगों ने इंडोनेशिया को कोयला बिजली संयंत्रों को बंद करने मदद करने हेतु जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से 20 अरब डॉलर जमाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। इसके अलावा डिजिटल समाधान पर भी ध्यान दिया गया था कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो सतत विकास है उसको बनाए रखने के लिए हमें डिजिटली ध्यान देना होगा। जैसे डिजिटल शिक्षा देनी होगी, कौशल प्राप्त करना होगा, साक्षरता को बढ़ावा देना होगा डिजिटल रूप से। इन सब चीज़ों पर इन्होंने बात की थी। इसके अलावा जो रूस आक्रमण कर रहा था यूक्रेन पर, उसके बारे में भी बात करी गई थी। उसके प्रति इन लोगों ने रूस के प्रति निंदा जताई थी अपनी, और इन्होंने सदस्य देशों ने यूक्रेन से रूस की आक्रामकता की निंदा करते बिना शर्त रूसी सैनिकों को वापस बुलाए जाने की मांग भी करी थी। और इसी 17वें शिखर सम्मेलन में ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव का भी स्वागत किया गया था। अब आते हैं कि इसके समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो इसके पहली चुनौती, जो सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि जो रूस यूक्रेन संघर्ष चल रहा है, इसके कारण जो हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही निचले स्तर पर आ रही है, और जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ती जा रही है। तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की प्रगति में बाधा बन रही है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है। और दूसरी चुनौती क्लाइमेट फाइनेंसिंग को लेके है कि जलवायु वित्त पोषण के लिए विकसित देशों द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के कार्यान्वयन में शिथिलता देखी गई है। G20 के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों एवं इससे प्रभावित देशों में निवेश की कमी एक बड़ी बाधा बन सकती है। इसके अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, खाद्य सुरक्षा, आतंकवाद आदि चुनौतियों से निपटने हेतु व्यापक निवेश की आवश्यकता होगी। इसके अलावा तीसरी चुनौती ऋण एवं निवेश को लेके है कि G20 के लिए मध्यम और निम्न आय वाले देशों में बढ़ती असमानता तथा गैर टिकाऊ ऋण को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी। तो ये सारी चुनौतियां जो G20 देशों के समक्ष आ रही हैं, इनसे इन्हें निपटना है। और यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।